देखो भाई, अगर यहां विचार नहीं करोगे तो फिर परीक्षा हॉल में विचार करना पड़ेगा कि सही होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन पर विचार। आपने प्रारंभिक परीक्षा देखा ना? ऐसे तो वो लोग पूछेंगे जो प्रारंभिक परीक्षा जिन्होंने नहीं देखा, प्रारंभिक परीक्षा में तांडव देख लिया है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि मुख्य परीक्षा में आएगा, क्योंकि देखिए मैं रिस्क नहीं लूंगा आप लोगों के लिए इतना बड़ा। अगर फेल हो गया, मान के चलो कि ना पढ़ा विचार करने वाला और एग्जाम में आ गया, तब तो सब चौपट हो जाएगा। इसलिए नो रिस्क ना भैया, तैयारी कंप्लीट होनी चाहिए। आप कथन वाले प्रश्नों को लगाएं, आना परीक्षा में तय है, आएगा ही आएगा, निश्चित आएगा। तो चलिए, पॉलिटी के 25 तगड़े, महत्वपूर्ण और शानदार प्रश्न। इस वीडियो में बहुत कुछ आप आज नया सीखने वाले हैं। जिन्हें भी लगता होगा कि मैंने तो पॉलिटी बहुत अच्छा तैयार कर लिया है, वो इन 25 प्रश्नों को लगा कर देखें। और आखिरी में हर क्लास की बात, इसमें भी आपको कमेंट करना है 25 में आपके कितने सही हुए। कोई चीटिंग नहीं, कोई नौटंकी नहीं, कोई बहाना नहीं, उदित करना पड़ता है यदि उसका आशय किसी प्रकार का परिवर्तन करना है। किसमें, इन 4 पॉइंट में किसमें अगर संशोधन करना हो तो संसद के साथ राज्यों की भी अनुमति आवश्यक हो। देखिए यही बात मैं कह रहा था ना पिछले क्वेश्चन में, कि राज्यों की अनुमति कुछ चीजों में हो सकती है, बट ये नहीं कि राज्य ही संशोधन कर देना। संशोधन संसद करेगी, राज्य से कुछ मामलों में उसका अधिकार होता है। तो इसमें कौन ऐसा मामला है जिसमें राज्य का भी अधिकार होता है? बहुत अच्छा सवाल है। क्या मौलिक अधिकार को संशोधन करने में हो सकता है भाई? क्या डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्वों के संशोधन करने में? क्या मूल कर्तव्यों के संशोधन करने में? या क्या उच्च न्यायालय से संबंधित प्रावधानों के संशोधन करने में? तो जान रहे हो आप कि उच्च न्यायालय में राज्य की बात आएगी तो राज्य यहां पर इन्वॉल्व होगा। तो उच्च न्यायालय संबंधी प्रावधानों में संशोधन में राज्य का अनुमोदन थोड़ा चाहिए होता है। चलिए, एक संविधान संशोधन जिसका, अच्छा आप लोग को लग रहा होगा कि खाली संविधान संशोधन, देखो लगता बहुत है, ना जाने क्यों आप लोग को। लगाओ मत यार, जो चीज दे रहा हूं ना, ब्लाइंड ट्रस्ट यहां पर आप करिए, मेरे ऊपर ब्लाइंड ट्रस्ट करिए। क्यों करेंगे? क्योंकि मैं उन जैसो नहीं हूं भाई कि बस अपने क्लासरूम में, मैं आप लोग को पता है ना कि एग्जामिनेशन हॉल में भी जाता हूं, एग्जाम भी देता हूं, प्रेशर भी झेलता हूं, क्वेश्चंस का लेवल भी देखता हूं, तब जाकर के ये दे पाता हूं इतना बेहतरीन चीज। ऐसा नहीं है कि कुछ भी कुछ भी कुछ भी ना। वो यहाँ देखिए, गुणवत्ता से समझौता नहीं करता है मैं, ये नोट कर लीजिए। आइए, संविधान संशोधन जिसका उद्देश्य एक नए राज्य का सृजन है, मतलब एक नया राज्य बनाना है, ठीक है। अवश्य पारित होना चाहिए। किससे, कैसे पारित होगा? नया राज्य का निर्माण होना हो तो क्या होगा? कह रहा है संसद में साधारण बहुमत के द्वारा हो सकता। अच्छा, ये गलत का निशान नहीं लगाता हूं, अगर लग रहा होगा कि ये गलत का निशान है तो गलत मत समझिएगा, ठीक है। हो सकता है कि साधारण बहुमत से भी हो। दूसरा, संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम आधे राज्यों का भी अनुमोदन चाहिए। भाई नया राज्य बना रहे हैं तो बच्चों को लगेगा कि ये भी सही है। तीसरा, संसद में 2/3 बहुमत होना चाहिए तथा कम से कम 2/3 राज्यों का अनुमोदन। कुछ लोगों को लगेगा कि ये भी सही है, हो भी सकता है, मुझे नहीं पता। संसद के दोनों सदनों के 2/3 एवं उपस्थित और मतदान करने वालों सदस्यों के द्वारा। लग रहा होगा ये भी सही है, लेकिन जो लग रहा है ना वो सही नहीं है। केवल साधारण बहुमत से। अब ये बताइए, जब नया राज्य बनाना है तो पुराने राज्यों से क्या अनुमति लेंगे हम भाई? मैं नया राज्य बना रहा हूं तो आधे राज्य से क्या मैं पूछने जाऊं? संसद का काम है नहीं, तो आधे राज्यों से नहीं पूछा जाएगा। साधारण बहुमत लगाइए, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, मात्र साधारण बहुमत से इसमें आप कर सकते हो। चलिए, भारत के संविधान का अनुच्छेद 368 किससे संबंधित? बहुत अच्छा सवाल है और मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास भी है कि बच्चों बहुत ज्यादा गलत करोगे इसको। आंसर कमेंट करके देख लो आप। 368 किससे संबंधित है? संसद की संविधान संशोधन की शक्ति। देखो मैं सीधी बात बताऊं, पहली नजर में ही बच्चा इसको टिक करेगा, ये सही है। बट सही है कि नहीं है तो जांच उपरांत पता चलेगा ना। दूसरा,
संविधान में संशोधन के लिए संसद द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया से। अब लगेगा कि दूसरा सही है, पहला गलत है। देखो पहला पढ़ोगे तो लगेगा पहला सही है, दूसरा पढ़ोगे ऑप्शन तो लगेगा दूसरा सही है। अब तीसरा पढ़ो भाई, संविधान संशोधन की शक्ति एवं प्रक्रिया से। अब तीसरा पढ़ोगे तो लगेगा कि तीसरा सही है ना। इस तरीके से ऑप्शन जब सेट किया जाता है ना, एग्जाम में भी ऐसे ही ऑप्शन मिलेगा, जो ऑप्शन पढ़ोगे लगेगा वही सही है, और एकदम एग्जामिनेशन हॉल में दिमाग का कचूमर कर देता है ऐसा सवाल। ठीक है। और चौथा, राज्य विधानिकाओं द्वारा संशोधन विधेयक को पारित एवं अनुमोदन किया। तो ये तो नहीं होगा, ये तो छाट दोगे आप। तो जानते हैं संविधान संशोधन की शक्ति और प्रक्रिया क्या, उसमें शक्ति है और प्रोसेस क्या है, मतलब ये दोनों का ये संक्षेप है, यही समझ लो। कोई एक सही करोगे तो नहीं होगा। देखिए इसमें शक्ति का जिक्र है, इसमें प्रक्रिया का जिक्र है, तो ये वाला सही है ऑप्शन। ऐसे परीक्षा में फंसा देगा आपको, बिल्कुल फंसा देगा, और आप बाहर आके कहेंगे कि क्वेश्चन गलत था, आंसर गलत था, कोई नहीं सुनेगा, किसी का नहीं सुनेगा, क्योंकि गलत नहीं है ना। किस संविधान संशोधन से प्रस्तावना में समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए? देखिए आपको पता है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में मात्र एक ही संशोधन हुआ ही है। कितने हुए हैं? एक ही हुआ है। और वो कब हुआ है भैया? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में। कब? 76 में। तो इस हिसाब से हमारा सी सही हो जाएगा। क्या क्या जोड़ा गया? देखिए 42वां संविधान संशोधन से 3 शब्द जोड़े गए। मैं तीनों का शॉर्टकट ट्रिक बता रहा हूं। सांप जानते हैं ना आप? सांप, बिच्छू, बस आपको याद रखना है सांप। कहेंगे सांप क्या होता है? ध्यान दे दीजिएगा। समाजवादी, कहेंगे ये तो सामने लिखा ही है, इसमें क्या बता रहे हैं? अखंडता, पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष, दोनों एक ही आशय है दोनों का ना। तो कहीं आपको मिलेगा पंथ निरपेक्ष, कहीं आपको मिलेगा धर्म निरपेक्ष। तो याद रखिएगा पंथ निरपेक्ष। समाजवादी, अखंडता, पंथ निरपेक्ष। तो ये 42वां संविधान संशोधन से इसमें एड ऑन हुआ है। आ जाओ आगे। संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दों का सही क्रम क्या है? सही क्रम बहुत पूछता है कि प्रस्तावना में वर्णित न्याय का सही क्रम क्या है, कभी ऐसे पूछ देगा। फिर पूछ देगा प्रस्तावना में वर्णित स्वतंत्रता का सही क्रम क्या है, या प्रस्तावना में उल्लिखित शब्दों का सही क्रम क्या है। तो प्रस्तावना अगर आप पढ़े होंगे तो ये पढ़ा होगा, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, यही है ना। तो संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए। तो बिल्कुल एक लाइन में आप पढ़िएगा तो सही आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 2-3 बार पढ़िएगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा। एक लाइन में पहली बार ही संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उन सब में। आइए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना है, बहुत अच्छा सवाल है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है? एक एक ऑप्शन देखते हैं। क्या संविधान का भाग नहीं है? देखिए ये 1973 से पहले तक संविधान का भाग नहीं माना जाता था। 1973 से पहले तक नहीं माना जाता था, उसके बाद ये माना जाने लगा। तो भाग है। हम 1973 में नहीं अभी जी रहे हैं, 2026 में है ना, तो अभी तो भाग है, यानी कि पहला कथन हमारा गलत है। ठीक है। संविधान का एक भाग है, लेकिन न ही कोई शक्ति देता है और न ही कोई कर्तव्य बताता है। तो फिर कर क्या रहा है? जब संविधान का भाग है, कुछ काम ही नहीं कर रहा है, तो फिर क्या मतलब है? तो दूसरा भी गलत होना चाहिए। संविधान का एक भाग है तथा इसके उपयोग संविधान के अन्य प्रावधानों की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। बिल्कुल किया जाता भी है। ठीक है, किया जाता है। संविधान का एक भाग है तथा शक्ति देता है और कर्तव्य बताता है। शक्ति तो नहीं देता है प्रस्तावना शक्ति नहीं देता है, लेकिन ये भाग है तथा इसका उपयोग व्याख्या के लिए, प्रावधानों की व्याख्या के लिए किया जाता है। तो यहां पर सी विकल्प बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए, निम्न में से कौन सा कथन सही है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना अपने देश के नागरिकों के किस चीज की स्वतंत्रता सुनिश्चित करता है? बहुत अच्छे से समझिएगा इस प्रश्न को, अच्छा सवाल है। प्रस्तावना कह रहा है कि क्या सुनिश्चित करता है। तो जैसे ही बच्चे पढ़ते हैं ऑप्शन,
कहेंगे देश में कहीं भी बसने का अधिकार, वो कहेंगे हाँ 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 हाँ, ये तो है ही, देश में बसने का अधिकार तो है ही भाई, लगाओ सही, निकलो, टाइम कहाँ है इतना, इतना इजी इजी प्रश्न दिया है, कर ही लेंगे। लेकिन ये जानकर आपको हैरानी होगी कि ये प्रस्तावना में मेरे बाबू नहीं है, ये अनुच्छेद 19 में है, बसने, घूमने, व्यापार करने, भाषण देने का अधिकार। मैं तो प्रस्तावना की बात कर रहा हूं ना। फिर आप कहेंगे अरे हाँ 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 मैं जान रहा हूं, मैं जान रहा हूं, तो ये नहीं होगा। शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना एवं चयन की स्वतंत्रता, अनुच्छेद 25 से 28 आप पढ़ते हैं तब ये मिलता है, अपने पसंद के शिक्षण संस्थान खोलना चलाना, है ना, तो ये भी नहीं होगा। अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की समानता, देखिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता है, समानता नहीं होगा, यहां पर स्वतंत्रता करिए, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर शिक्षा, ये तो आपका मूल कर्तव्य में आ जाएगा, ठीक है, तो ये नहीं होगा। तो यहां पर क्या होने वाला है, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता है। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, ये समानता नहीं होगा, ये स्वतंत्रता होगा। समता तो 2 ही प्रकार का है प्रस्तावना में, नोट करिएगा। प्रस्तावना में कितने प्रकार का समता है, कोई बताएगा क्या? जो मतलब ठीक ठाक तैयारी किया है वो बताए कि कितने प्रकार के समता का उल्लेख है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में, कोई बताएगा? 2 प्रकार में बता दिया, कौन कौन? तो ध्यान रखिएगा, अगर पढ़ोगे तो अवसर की समता और प्रतिष्ठा, अवसर और प्रतिष्ठा, ठीक है, अवसर और प्रतिष्ठा की समता, ये 2 प्रकार की समता का उल्लेख है, तो यहां सी विकल्प सही होने वाला है। आइए, निम्न में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद के सदस्य होता है? अंतर्राज्यीय परिषद में राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। तो देखिए ये इसमें प्रधानमंत्री नहीं है तो ये काटेंगे हम। यहाँ प्रधानमंत्री है तो इसको रहने देंगे, ये भी प्रधानमंत्री है, ये भी प्रधानमंत्री है, तो ध्यान रखिएगा। इसमें प्रधानमंत्री के साथ अन्य कैबिनेट मंत्री भी होते हैं, तो अब कैबिनेट मंत्री वाला छाटिए। प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हो गया, कैबिनेट मंत्री नहीं है इसमें। प्रधानमंत्री लोकसभा विपक्ष का नेता, ये भी नहीं होगा। देखिए प्रधानमंत्री और 6 केंद्रीय मंत्री यही कैबिनेट वाले हैं, और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक, तो डी विकल्प सही होगा, ये नोट कर लीजिएगा, याद करना आवश्यक है। आइए, निम्न में से कौन सही है? राज्यपाल जो है केंद्र सरकार से राज्य के किसी ऐसे विषय पर कानून बनाने का अनुरोध कर सकते हैं जो केंद्र सरकार के अधिकारिता में नहीं आता। सीधी बात है, जब हमारे पास अधिकार ही नहीं है तो आप क्यों करेंगे? नहीं करेंगे। तो पहला कथन जो है वो सही नहीं लग रहा है हमको। ये कह रहा है कि बनाने के अनुरोध कर सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि नहीं करता। हालांकि और भी ऑप्शन मैं पढ़ता हूं बिना पूरा पढ़े, मुझे लग रहा है ये वाला गलत होगा, यही। चलिए देखते हैं। राज्यपाल केंद्र सरकार से राज्य के किसी ऐसे विषय पर कानून बनाने का अनुरोध तब तक नहीं करेगा जो केंद्र सरकार के अधिकारिता में नहीं आता हो, जब तक केंद्र सरकार की अनुमति न मिल जाए। हाँ, अनुमति अगर मिल जाती है तब आप कर सकते हो, बिना अनुमति के नहीं। तो मुझे तो लग रहा है ये सही होगा। आइए, दीवानी न्यायालय के आदेश पूरे देश में लागू होंगे? बिल्कुल होंगे। अगर दीवानी न्यायालय का आदेश है तो प्रत्येक राज्य के प्रत्येक सार्वजनिक अधिनियम को पूरी साख प्रदान की जाती है तथा उन पर पूर्ण विश्वास किया जाता है, बिल्कुल सही है। तो हमें लग रहा है कि ए विकल्प गलत हो जाना चाहिए। बाकी आप लोग कमेंट करिएगा क्या होने वाला है, ए ही सही है, ठीक है। आइए, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? क्या उपराष्ट्रपति या मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत व्यक्ति, या गृह मंत्री या मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री द्वारा? अच्छा, ये तो दोनों एक ही आ गया यार, नहीं? चलो, तो यहाँ बी है सही। निम्न कथनों पर विचार करें। करता हूं विचार कर लो यहाँ, नहीं तो परीक्षा हॉल में विचार करना पड़ेगा। राज्य विधानमंडल में लंबित एक विधेयक समाप्त नहीं माना जाता है। क्या राज्य अच्छा, विधानमंडल कह रहा है तो इसमें विधानसभा भी हो सकता है और परिषद भी हो सकता है, दोनों हो सकता है ना। जहां 2 सदन है वहां दोनों हो सकता है। तो कह रहा है कि विधानमंडल में लंबित एक विधेयक समाप्त नहीं माना जाएगा। क्यों समाप्त माना जाएगा भाई? लंबित है तो समाप्त हो गया, नहीं माना जाएगा। ठीक है, पहला सही है कथन, समाप्त नहीं माना जाएगा। एक राज्य विधान परिषद में लंबित विधेयक जिसे राज्य विधानसभा ने पारित नहीं किया है वह सभा के भंग होने पर समाप्त नहीं माना जाएगा। कह रहा है कि विधान परिषद में मान के चलो कि कोई विधेयक पेंडिंग है, यहीं से शुरू हुआ, यहीं पेंडिंग है, अभी काम नहीं बढ़ा आगे, यहां नहीं आया है, और ये विधानसभा भंग हो गया। भाई, जब तुम्हारे यहां गया ही नहीं तो तुम भंग करो या जो करो, हम क्यों खत्म करें अपना? सीधी बात है।
तुम्हारे यहाँ अगर भेजा होता, तुम भेजे होते तो तुम्हारा चीज था, तुम भंग तो तुम्हारा ये भी भंग। ये तुम्हारे यहाँ गया ही नहीं, तुम भंग हो गए, तो क्या मतलब है? हमें कोई मतलब नहीं है, तो वह भंग नहीं माना जाएगा। ये कथन बिल्कुल सही है, ये कथन सही है। कौन सा कथन सत्य है? तो केवल दो। पहला गलत है, समाप्त नहीं माना जाएगा। एक मिनट, राज्य विधानमंडल में लंबित विधेयक समाप्त नहीं माना जाता है। समाप्त, अच्छा नहीं नहीं नहीं, फिर से समझना, एक मिनट, यहाँ कंफ्यूजन हो रहा है ना। कथन क्या कह रहा है? कह रहा है राज्य विधानमंडल में लंबित कोई विधेयक है तो क्या वो समाप्त नहीं माना जाएगा? राज्य विधानमंडल में लंबित है तो जरूरी नहीं है कि वो समाप्त ही हो जाए, बिल्कुल सही है। एक राज्य विधान परिषद में लंबित विधेयक जिसे राज्य विधानसभा ने पारित नहीं किया है वह भंग होने से समाप्त नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर तो दोनों सही लग रहा है मुझे, यहाँ पर मुझे लग रहा है दोनों सही है ना। राज्य विधानमंडल में लंबित एक विधेयक समाप्त नहीं माना जाता है, ये मुझे है तो सही, बट यार इसमें लाइन ना थोड़ा सा बढ़ाना चाहिए था, पूरा बात लिखा नहीं है। अगर इस हिसाब से हम लोग चलेंगे तब तो हम यही कहेंगे कि दोनों कथन सही है, क्योंकि अगर लंबित है विधानमंडल में, हाँ, यहां अगर ये कंडीशन रहता कि लंबित है और विधानसभा से पारित हो चुका हो, अगर विधानसभा से पारित हो चुका हो और विधान परिषद में लंबित हो, ऐसे में अगर भंग होता है तो वो समाप्त हो जाएगा। लेकिन यहाँ उल्लेख नहीं किया है तो हम दोनों को सही लगाएंगे। चलते हैं आगे। विचार करना है, ऐसा राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, संसद कानून बनाकर परिषद का गठन कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है तो ऐसा नियम। चलिए, विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या जो होगी उस राज्य की विधानसभा के कुल सदस्यों का 1/3 होता है ना, लेकिन यहां लिखा है क्या आधे से अधिक, तो दूसरा गलत है, केवल एक सही। आइए, राज्य विधानमंडल के ऊपरी सदन में अन्य सदस्यों के अलावा कुल कितने चुने जा सकते हैं? देखिए, अन्य सदस्यों के अलावा 1/12 शिक्षकों के द्वारा तो होता ही है, 1/3 नगर पालिका के द्वारा होता है, 1/12 जो होता है वह स्नातकों के द्वारा जो 3 साल से स्नातक कर चुके हों। आइए, कम से कम मध्यम स्तर मिडिल स्कूल के शिक्षक होने चाहिए। और 1/3 हो गया विधानसभा के द्वारा और 1/6 हो गया राज्यपाल के द्वारा। कुल को जोड़िए तो 1 आना चाहिए। कुल को अगर जोड़ेंगे 1/12, 1/3, 1/12, 1/3, 1/6 तो 1 आना चाहिए, तो ये सही हो जाएगा यहाँ। राज्य विधानमंडल में किसी मीटिंग के लिए कोरम कितना है? बहुत अच्छा सवाल है। कोरम, अगर राज्य विधानसभा का मीटिंग हो रहा है तो कोरम क्या होगा? कोरम 30 सदस्य या कुल का 1/10वां भाग, दोनों में से जो भी ज्यादा। कहेंगे 1/10 तो पढ़ा हूं लेकिन 30 नहीं पढ़ा हूं, यही ना। आइए, कुल सदस्य संख्या का आधा, नहीं, ये तो सफा गलत होगा। कुल सदस्य संख्या का 1/10, हाँ, कहेंगे ये वाला सही है। अगलो पढ़ लो, 10 सदस्य या कुल सदस्य का 1/10। अब किसी को लगेगा कि ए सही है, किसी को सी और किसी को डी, लेकिन जो सही है वह ऑप्शन है डी। सी वाले बहुत लोग होंगे कि नहीं 10 1/10 ही होता है। भाई 10 सदस्य या 1/10, छोटी किताबों में आप पढ़ेंगे तो ये दिया है जो कि गलत दिया है, 10 सदस्य या 1/10। आप बढ़िया किताब पढ़ेंगे संविधान का तो इसमें ये डी वाला उल्लेख मिलेगा। विचार करना है, यदि कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के विचारार्थ के लिए रोक दिया जाता है, जैसे राज्यपाल कोई विधेयक को राष्ट्रपति के लिए रोक देता है, तब क्या होता है? पढ़ना है। राष्ट्रपति विधेयक पर सहमति दे देगा, देखते हैं, दे देगा, बिल्कुल दे देगा, मन है तो देगा। अपने विचारार्थ विधेयक को रोक कर रख लेगा, बिल्कुल रख सकता है। विधेयक पर मतदान कराएगा ना, मतदान कब कराया जाता है? ध्यान रखिए, जब दोनों सदनों में मतभेद हो रहा हो या दोनों सदन से काम नहीं बन रहा हो। लेकिन यहां तो दोनों सदन ने पारित करके राज्यपाल को भेज दिया, राज्यपाल ने भेजे हैं राष्ट्रपति के पास ही, तो मतदान क्यों कराएंगे आप? सब काम हो चुका है, आप अपना काम देखिए ना, मतदान क्यों करा रहे हैं? तो सी नहीं होगा। राज्यपाल को यह आदेश देगा कि वह विधेयक को पुनर्विचार हेतु वापस करा, अगर धन विधेयक नहीं है तो विधेयक वापस करा सकता है। तो 1, 2 और 4 सही हो जाएगा, सी विकल्प, ठीक है। निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद नहीं है? विधान परिषद वाले 6 राज्य कौन कौन? एक तो अपना प्यारा बिहार है भैया, ठीक है,
बगल वाला पड़ोसी उत्तर प्रदेश, उसी प्रकार से महाराष्ट्र होता है, महाराष्ट्र के बगल में कर्नाटक होता है, ठीक है, कर्नाटक होगा। फिर एक आता है आंध्र प्रदेश, और उससे जो छठा है तेलंगाना। ये 6 राज्य हैं जहां विधान परिषद है। तो इसमें कौन नहीं है? राजस्थान का नाम कहीं आया क्या? कहीं आया क्या? नहीं, तो राजस्थान में नहीं। चलिए, कोई राज्य विधानसभा में विधान परिषद के गठन या समाप्ति के संबंध में कोई प्रस्ताव किस प्रकार पारित कर सकती है? देखिए, अगर राज्य की बात करेंगे तो राज्य इसको विशेष बहुमत से भेजेगा, लेकिन संसद इसको सामान्य बहुमत से करेगा। तो राज्य विधान सभा कर रहा है तो विधानसभा इसको विशेष बहुमत से करेगा। विशेष बहुमत में क्या होगा? उपस्थित एवं मत देने वाले का 2/3 से कम नहीं होना चाहिए, ये नहीं होगा, ठीक है। उपस्थित एवं मत देने वाले सदस्यों का 1/3 से भी कम, ये भी नहीं होगा। कुल सदस्य संख्या का बहुमत हो एवं उपस्थित और मत देने वालों का 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। कुल सदस्य का बहुमत, कुल जो है उसका बहुमत होना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी कंडीशन फॉलो करना चाहिए कि 2/3 से भी, मतलब इसको अच्छे से समझिए, कुल सदस्य संख्या मतलब जितने सदस्य हैं उसका बहुमत मतलब आधा से एक अधिक, वो हो गया। और दूसरा कंडीशन है कि जितने लोग उपस्थित हैं उसका भी 2/3, उपस्थित या मत देने वाले का 2/3, तो दोनों कंडीशन होने चाहिए। तो सी विकल्प सही होगा। आइए, राज्यपाल राज्य विधानमंडल द्वारा पारित धन विधेयक को रोककर रख सकता है। धन विधेयक को रोका जा सकता है। धन विधेयक में यह सिस्टम रहता है कि पुनर्विचार नहीं करता है। संविधान का अनुच्छेद 200 के अंतर्गत राज्यपाल को ऐसी शक्ति दी गई है। बिल्कुल, दोनों कथन सही है भाई। तो ए भी सही है और आर भी सही है और व्याख्या भी सही है। इसीलिए रोकता है ना, इसीलिए रोकता है ना, क्योंकि उसको शक्ति दी गई है। तो कथन का कारण, रीजन तो सही है कि क्यों रोकते हो, तो मुझे शक्ति है, मैं रोकूंगा। कारण भी सही है, व्याख्या भी सही है। किसी राज्य की विधानसभा में अधिकतम सदस्य संख्या जो है, अधिकतम सदस्य संख्या 500 होता है और न्यूनतम जो होता है वो 60 होता है, ठीक है, विधानसभा में। और विधान परिषद में अधिकतम 1/3 और न्यूनतम 40, तो दोनों याद रखना है आपको। चलो आ जाओ। हाँ, किसी राज्य के किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए विचारार्थ रोक कर रखना राज्यपाल का विशेष अधिकार है। हाँ, राज्यपाल की शक्ति है ये। अनुच्छेद 200 पढ़ोगे, 200 और 201, तो दोनों के बारे में बताया गया, राज्यपाल के बारे में और राष्ट्रपति के बारे में। एक अनुच्छेद में राष्ट्रपति, एक में राज्यपाल। राज्य के किसी विधेयक, तो यह है, राष्ट्रपति को अधिकार नहीं है कि वह राज्य के किसी विधेयक को बिना कारण बताए रोक सकता है। क्या राज्यपाल को ऐसा अधिकार नहीं है? कारण बताएगा तभी रोकेगा, कोई बात नहीं। राष्ट्रपति को ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि कारण बताना होगा। रोकूंगा मैं रोकूंगा, कोई कारण नहीं बताऊंगा। दूसरा कथन गलत है, सत्य केवल एक होगा। रोकने का अधिकार है, दूसरा गलत है। न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में ट्रांसफर करना है तो कौन करेगा? सीधी सी बात है कि अनुच्छेद 222 के तहत ये होता है। ये राष्ट्रपति करते हैं मुख्य न्यायाधीश के सलाह से। है कहीं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश हमने कहीं बोला ही नहीं। हमने तो बोला कि मुख्य न्यायाधीश के सलाह से। तो बच्चे अक्सर ए ऑप्शन के साथ जाना पसंद करते हैं, सोचेंगे कि उच्च न्यायालय का बात है ना भाई, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से पूछेगा। अरे ना, ऐसा नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राज्यपाल नहीं करेंगे। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से राष्ट्रपति। डी ऑप्शन सही। आइए, उच्च न्यायालय का एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश क्या कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन हमको गलत कथन छांटना है, ये भी देखना है। तो ये तो नहीं होगा। भारत के किसी भी उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकता है, हाँ कर सकता है, तो हमको गलत छांटना है। उस उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस कर सकता है जहां से वह हटा है, जैसे पटना हाई कोर्ट से हटा, पटना में प्रैक्टिस करेगा? नहीं करेगा। अगर ये करेगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा, अपना क्लाइंट बना लेगा, दबदबा बना लेगा, कहेगा हमारा तो जान पहचान का यहाँ है, पहले भी में ही रहे हैं, काम हो जाएगा, है ना। तो इसलिए अपने वाले में ना दबदबा नहीं बनाना है। तो सी हो जाएगा गलत कथन। आइए, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की रीट जारी करने की जो शक्ति है, अनुच्छेद 226 के अंतर्गत जो उच्च न्यायालय रीट जारी करता है उससे अधिक नहीं है, यानी कि कम है। क्योंकि उच्च न्यायालय, देखिए सुप्रीम कोर्ट की शक्ति यहां हाई कोर्ट से कम होती है रीट जारी करने वाले में। अब कहेंगे ऐसे कैसे आप बता रहे हैं?
है ना, ये सही बता रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट केवल और केवल मौलिक अधिकारों के हनन पर ही रीट जारी कर सकती है, लेकिन हाईकोर्ट को पावर है कि मौलिक में तो करेगा ही, कानूनी अधिकार में भी रीट जारी करेगा। तो ध्यान रखिएगा, मूल अधिकार के साथ साथ किसमें, कानूनी मामलों में भी। तो ध्यान रखिएगा, कानूनी मामलों में भी रीट जारी कर सकता है। ठीक है, चलिए आखिरी सवाल है, किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में वृद्धि कौन कर सकता है? किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कौन कर सकता है? बहुत ही इजी है, बताइए इसका आंसर बताइए। किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में कौन कर सकता है वृद्धि? है ना, संसद ही तो ऐसा कर सकती है। कौन? संसद। अच्छा ध्यान रखिए, कैसा लगा आज का आपको ये क्लास? कमेंट अवश्य करिएगा, जितने भी लोग हैं कमेंट अवश्य करिएगा, और ये भी कमेंट करना है कि 25 में कितने सही हुए हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे ये खटक रहा है एक सवाल, जो ये वो वाला था, नहीं था राज्य विधेयक वाला, ये राज्य विधानमंडल में लंबित एक विधेयक समाप्त तो नहीं माना जाता है। देखिए कंडीशन मैंने बता दिया है, समाप्त तब माना जाएगा ना जब विधानसभा उसको पारित कर दिया और विधान परिषद में भेज दिया और विधानसभा समाप्त हो गया। अगर विधानसभा में लंबित है, विधानसभा ने ही शुरू किया, देखिए 2-3 कंडीशन मैं बता दे रहा हूं, ये लंबित नहीं माना जाएगा और माना भी जाएगा, दोनों होगा। लंबित कब माना जाएगा? लंबित मतलब पेंडिंग, और पेंडिंग नहीं माना जाएगा कब? देखिए जब विधानसभा इसको लाया, अपने यहां लाया और ये समाप्त हो गया, तो भाई तुम्हारा था, तुम लाए, समाप्त हो गया, तो खत्म हो ही जाएगा, तो ये लंबित नहीं रहेगा, समाप्त हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या होगा? ये लाया, यहां से तो पारित कर दिया, अब भेज दिया यहां, अब भेज तो दिए, तुम्हारा विधेयक था, तुम ही चौपट हो गए, तो विधेयक भी तुम्हारा चौपट। तो दोनों कंडीशन में लंबित नहीं होगा, समाप्त हो जाएगा। और लंबित कब रहेगा? तो शुरू किया विधानसभा, ठीक है, अब यही पड़ा है और तब तक आप समाप्त हो गए, तब तो पेंडिंग रहेगा ही। तो इस हिसाब से लंबित विधेयक समाप्त नहीं होगा और दूसरा कंडीशन से समाप्त हो जाएगा। अब यहां पर देख लीजिए, मैं तो एक के साथ जाऊंगा इस हिसाब से, बाकी अगर कोई त्रुटि लग रही हो किसी को तो कमेंट करिएगा, हो सकता है मैं गलत भी हूं लेकिन गलत नहीं हूं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।